नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने महात्मा गांधी की जीवनी बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी की एपिसोड लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके सामने चौथी एपिसोड महात्मा गांधी की बायोग्राफी के ऊपर लेके आ रहा हूं। मैं मनीष कुमार सिन्हा आप सभी लोगों का तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में ही मैंने कहा था कि अगले एपिसोड जिसमें पतित्व के बारे में महात्मा गांधी ने अपने बायोग्राफी अपनी जीवनी में व्याख्या किया है, एक्सप्लेन किया है, वो काफ़ी मज़ेदार रहना है। अभी तक हम लोगों ने जिन एपिसोड की बात करें, जिनमें हम लोगों ने पहले भाग में महात्मा गांधी जन्म और उनके परिवार, उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी ली थी। दूसरे भाग में हम लोगों ने उनके बचपन के बारे में जाना और तीसरे एपिसोड में हम लोग उनकी जो बाल विवाह के ऊपर उनका जो राय था वो हम लोग जाने हैं। और आज जो हमारे पास विषय है वो है पतित्व। पहले समझ लीजिए कि पतित्व क्या है। देखिए, शादी के बाद जो होता है ना, पति, मर्द ही पति बनता है, पत्नी तो औरत बनती है, आप सभी जानते हैं। हाँ, तो ये पतित्व कहने का कह सकते हैं कि पतियों वाला मैनहुड, ठीक है, नेचर ऑफ अ मैनहुड, और यू कैन से दैट नेचर ऑफ अ हस्बैंडहुड। जहाँ पे भारतीय समाज की बात करें तो हम पाते हैं कि पति को डोमिनेटिंग दिखाया जाता है। पति जो है महिलाओं के ऊपर यानी अपनी पत्नियों को डोमिनेट करता है। और जिस समय की बात की जाए, अगर हम भारत के इतिहास की तरफ चले जाएं तो हम पाते हैं कि जो भारतीय पति होते थे वो अपनी पत्नियों को पैरों की धूल के बराबर समझते थे। और आज भी हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस प्रकार की प्रथाएं चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं, पर्दा प्रथा है, और लोग इसका अभी भी पालन करते आ रहे हैं। वैसे भी बहुत प्राचीन समय की बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में या कहीं देखने को मिलता है। दासी प्रथा है, देवदासी प्रथा थी। तो इस प्रकार की प्रथाएं जो हैं हमें इक्का दुक्का कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ये विचारें देखने को मिल जाती है, शोषण है। लेकिन मैं अब उन चीज़ों पर डिस्कस अभी नहीं करने जा रहा हूँ। आज जो विषय था पतित्व, जिसमें महात्मा गांधी अपने अंदर शादी के बाद उनमें किस प्रकार का पतित्व का गुण आया है, ठीक है, वो चर्चा मैं करूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है महात्मा गांधी के जीवन का ये हिस्सा, और उनके विचार भी बड़े अजीब रहे हैं। इस भाग में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा बा के बीच में ऐसे टनामनी, उस 13 साल की उम्र, दोनों एक उम्र के थे, दोनों के बीच में कैसे टनमुन होते रहता था, वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मतलब आप सोच सकते हैं, सुनने के बाद आपको एहसास हो सकता है क्या महात्मा गांधी ऐसे भी थे। तो चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ पैसे पैसे या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। मतलब जिसमें इनका विवाह हुआ था उसमें की बात की जा रही, दोनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ जो है ना, पैसे पैसे या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं, ऐसा कुछ उन्हें याद नहीं था, निकलती थी। उन्होंने दाम्पत्य प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। मतलब उस समय जिसमें विवाह हुआ था ना, उसमें दो चीज़ है, चर्चाएं क्या, दाम्पत्य प्रेम जैसे चर्चाएं होती थी, कम खर्ची पे किस प्रकार से हमें कम खर्चे से अपना परिवार चलाना है उस पर खर्चा होता था, बाल विवाह के ऊपर चर्चाएं होती रहती थी। इन समय विषयों के ऊपर चर्चाएं उसमें होती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पढ़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। जैसे ये सारे इन विषयों के ऊपर निबंध छापे जाते थे, तो जैसे जैसे इनके हाथों में कुछ निबंध इनके हाथों में इन विषयों के ऊपर पढ़ती थी तो ये पूरा का पूरा पढ़ जाया करते थे कि क्या लिखा हुआ है। मेरी ये आदत तो थी कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे भूल जाना और जो पसंद आए उस पर अमल कर जाना। देखिए, इनकी ये साफ कहते हैं, मेरी यह आदत तो थी कि, मतलब इनकी ये आदत थी
कि जिन निबंधों को पढ़ते थे, जो पसंद आता था उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेते थे, और जो पसंद नहीं आता था उसको भूल जाते थे भी। मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जिन चीज़ों को पढ़ने की रुझान होती थी, जो चीज़ इन्हें समझ में आती थी, उन्हें जीवन के साथ वो आत्मसात कर लेते थे, जीवन भर याद। यही है शिक्षा। देखिए यही शिक्षा, ये जो लाइन है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं उसे जीवन में अमल कर लेता हूँ, और जो अच्छा नहीं लगा मैं उसे अपने दिमाग से ही निकाल दिया। मतलब गंदी चीज़ों को अगर हम अपने जो चीज़ हम देखिए, हम प्रत्येक दिन के लाइफ में हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दिन हम अच्छी चीज़ें सीखने के विद्यालय जाते हैं, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञान ही अर्जित करने के लिए विद्यालय जाते हैं, या ज्ञान अर्जित ही होता है, या फिर ऐसा हर एक प्रकार, क्योंकि समाज में रहते हैं तो हर एक प्रकार का चीज़ है, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और हर प्रकार की चीज़ें आपके कान के जो पटल है उस पर पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। लेकिन सोचना इस पर है कि किन चीज़ों को हमें याद रखनी है, किन चीज़ों को हमें भूल जाना है। तो यही महात्मा गांधी कहते हैं, जो मुझे समझ में आता था मैं उसे याद रख लेता था, जो अच्छी नहीं लगती थी मैं उसे भूल जाया करता था। तो अच्छा और बुरा का पहचान 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में, जब 10th और 12th के बच्चे होते थे, तो उस समय तक 13-14 समय अच्छे बुरे का पहचान हल्का फुल्का होना शुरू हो जाता है। तो उस समय हम ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि हमें किन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जो है कह लीजिए कि हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ख़ासकर ये जो टीन एज होता है, 13 to 19, ये टीन एज, इस एज में इन बातों को अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति इस बातों पे अमल कर लेता है, जो बच्चे, जो छात्र इन बातों पे अमल करते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेनी है, अपने जीवन के साथ जोड़ लेना है, और बुरी चीज़ों को निकाल देनी है, तो जिंदगी जो है उनकी सफलता जो है एक प्रखर रास्तों पे चलना शुरू हो जाती है। मतलब वो अपने आप को सफल बनाने के लिए उन रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं, पहला कदम ले लेते हैं, और उनकी सफलता के मार्ग है उन्हें आसानी से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ये सही और गलत का फैसला नहीं कर लेते हैं, किसे अपने साथ रखना है, किसे अपने साथ नहीं रखना है, तो हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं। हम जो हैं भ्रम के रास्ते में चलना शुरू हो जाते हैं। हम जो हैं भटकना हमारा कार्य हो जाता है कि कभी हम किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे नहीं यार वो सही नहीं था, अब दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गए, तो ये जो है भटकाव है। ठीक है, देखिए एक कहावत है, बड़ा अच्छा है, किसी ने कहा था, मुझे ये याद नहीं किसने कहा था, कि आपने देखा होगा भेड़ और बकरियों का झुंड देखा होगा, तो वो भेड़ और बकरियों के झुंड में क्या होता है, जो पहली पंक्ति में जो भेड़ और बकरियां रहते हैं, जिधर जिधर वो मुड़ते चले जाएंगे, बाकी पीछे वाले जितने भेड़ और बकरी हैं उसी के तरफ मुड़ जाते थे। ठीक है, और एक छोटी सी एक ऐड आती है, मैंने आज यूट्यूब वगैरह पर देखा है कि चींटियाँ चल रही हैं, ऊपर में एक छोटा सा चींटी खाने वाला पक्षी है जो एक एक करके खाया जा रहा है। तो एक चूहा आता है, वो देखता है और उससे क्या करता है, एक चींटी को उठा के उसका रास्ता बदल देता है। मतलब क्या हुआ कि जो इसमें देखिए पहला समझ सीखने लायक चीज़ क्या थी कि चींटियाँ अनुसरण करते चले जाते हैं, अपने आगे वाले का अनुसरण करती है, जो जहाँ जा रहा है उसके पीछे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होना है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको पहली पंक्ति में आना होगा। आपको ऐसी मेहनत करनी होगी कि आप उस पहली पंक्ति में हो कि लोग आपका अनुसरण करें, आप किसी का अनुसरण नहीं करें। आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि लोग आपको देख करके आपको फॉलो करना शुरू कर दें, तब जाकर आप सफल होने के रास्ते पे चले आते हैं। अगर आप अनुसरण करते रह जाएंगे जीवन भर तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अनुसरण करने वाला बहुत लंबे समय तक अनुसरण कर जाता है। ठीक है, अनुसरण करने के बाद जरूरी है कि वो मेन फ्रंट लीडर बनकर कैसे उभरे। अनुसरण करना अच्छी बात है, पर अनुसरण करते करते अपने आप को आगे तक लेकर भी जाना है, मेन फ्रंट लीडर भी बनना है। तो ज़रूरी है कि आपको सही और गलत का फैसला करना होगा। यही महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी वही कहा है। चलिए आगे पढ़ता हूँ मैं। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म होता है। मतलब जो है किताब में पढ़ा, मतलब उन्होंने एक निबंध पढ़ा कि एक पति को चाहिए कि एक पत्नी व्रत का होना चाहिए, मतलब मल्टी
जो मैरिज होता है 2 विवाह कर लिया, 3 विवाह कर लिया, 4, वो नहीं, सिर्फ एक विवाह, ठीक है, वो अच्छी बात होती है। तो ये इन्होंने पढ़ा था। बात हृदय में रम गई जो महात्मा गांधी को अच्छी लग गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। महात्मा गांधी कहते कि कितना अच्छी बात कहते हैं, कहे हैं कि मुझे सत्य का शौक तो था ही, इसलिए अपनी पत्नी को धोखा देना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जबकि आपने देखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता भी जो हैं 4 शादियाँ किए थे, है ना, करमचंद गांधी, काबा गांधी। लेकिन फिर भी ये इन्होंने निबंध पढ़ा और उससे इतनी प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा नहीं, मैं सत्य का पुजारी तो रहा ही हूँ और अपनी पत्नी को धोखा देना मुझे शोभेगा नहीं। तो ये जो है एक पत्नी धर्म निभाने के लिए कर्तव्य प्रायण हो गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ता हूँ। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। पता वो जो भाग था, ठीक है, अब ध्यान रखना, अब समझिए इस चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स, कि इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर कि दूसरी स्त्री से संबंध रखना, मतलब ये नहीं कि एक पत्नी है तो फिर पत्नी के अलावा भी औरों के साथ मेरे संबंध हैं या उनके साथ भी संबंध में आ रहा है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। पत्नी है तो उसके साथ हमारी विवाह हो चुकी है और तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपनी पत्नी, जिस संबंध में हम जुड़े हैं, देखिए पति पत्नी का जो संबंध होता है बड़ा नाजुक संबंध होता है। और सबसे बड़ा चीज़ कह लीजिए कि पत्नी का जो संसार है बहुत छोटा सा, एक महिला का संसार जो होता है बड़ा छोटा सा होता है। घर बार, बच्चे, पति के उसके माता पिता, यही उनकी संसार है और ये 24 घंटा उनकी इसी में बीत जाती है। ठीक है, सुबह उठने के बाद बच्चों को स्कूल ले जाना, पति के लिए लंच बनाना ताकि ऑफिस जाएंगे, उसके बाद अपने सास ससुर को चाय देना, उनकी सेवा करना, तब घर की साफ़ सफाई, कपड़े की साफ़ सफाई, किचन में काम करना, किचन की साफ़ सफाई, फिर पुनः बच्चे स्कूल से आ गए तो उन्हें खाना पिलाना, उनके होमवर्क, इतना ही यही उनकी ज़िंदगी बन जाती है, यही उनका संसार है। तो वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि उन्हें वो प्यार मिले जिसके लिए वो बनी हैं, वो सम्मान मिले जो मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एज अ पति रूप में, आप बच्चे हैं, माता पिता आपके हैं, तो माता के लिए आपके मन में ये स्वभाव होना चाहिए कि वक्त बेवक्त जब कभी भी मौका पड़े अपने माता पिता के हाथ जरूर बटाएं। जब भी वक्त मिले, फ्री टाइम में जब नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कुछ समय दें और अपने माता पिता के कामों में मिलकर काम करें, बड़ा मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे बच्चे, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। मेरा पूरा यकीन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दौरान आपको जो अनुभव प्राप्त होगा वो कामयाबी के अनुभव होंगे, क्योंकि आपके पिताजी, आपकी माताजी धूप में बाल नहीं पकाए हैं। वो हो सकता है कि वो कम पढ़ी लिखी हों, लेकिन अनुभव से उन्होंने बहुत ही ज्ञान अर्जित किया होगा, अनुभव बहुत होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। दूसरी चीज़ें, माता पिता को भी अपना कुछ समय निकाल कर अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोनों तरफ से, ये दोनों पहलुओं जो हैं ऐसे चले तो मैं कहता हूँ कि हर बच्चा भारत का जो है कामयाब होगा, कभी नहीं भटकेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, कुछ बातें पाठ के साथ निकल आती हैं। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है। अब ये भी चीज़ें, कम उम्र में 13 साल की उम्र में शादी हुई थी तो छोटी उम्र में एक पत्नी भंग की संभावनाएं जो हैं कम ही रहती हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। तो अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहा, पर उसका एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे ये भी कर देखिए, अब देखिए क्या है इनकी, ठीक है, मुझे जब एक पत्नी व्रत का पालन की व्रत की को पालन करना है तो फिर पत्नी को भी तो एक पति व्रत की पालन करना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। देखिए ये चीज़ था कि इन्होंने जब ये सोचा तो इनके दिमाग में भी चीज़ें आने लगी, वो भी मेरे प्रति ऐसा ही सोचे,
मैं एक पत्नी धर्म का पालन करने जा रहा हूं, तो मेरी पत्नी भी एक पति धर्म का पालन करें। ये जो जलन की जो भावना है कि मैं ऐसा करता हूं तो वो ऐसा करें, ये हमेशा ईर्ष्या पैदा करती हैं। हम बच्चे में भी ऐसा होता है, आपकी उम्र में थे, हम लोग के साथ भी ऐसा होता था। अच्छा, वो मुझे नहीं दिया तो मैं फिर क्यों दूंगा उसे। अच्छा, उसने मेरी सहायता नहीं की तो मैं उसकी सहायता क्यों करूं। ओह, ऐसे है, वो ऐसा कहा। देखिए, ये जो है कंपैरिजन जब आप करेंगे, जब मैंने उनके लिए इसके होमवर्क बनाया था तो वो मेरे लिए होमवर्क स्कूल का क्यों नहीं बनाएगा। मैंने उसे बाज़ार में जाते समय मदद किया था, कुछ पैसे दिया था, तो अब मुझे वो क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या पैदा करती हैं। आपके मन में ईर्ष्या पैदा करेंगे, द्वेष पैदा करेंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप नेकी करें तो भूल जाएं। नेकी करने के बाद अगर दाएं हाथ से नेकी किया है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और बाएं हाथ को से नेकी किया है तो दाएं से नहीं। आप नेकी करें और उसे भूल जाएं, क्योंकि जब उसे आप याद रखेंगे तो आपको लगेगा कि सामने वाले से भी मुझे वही चाहिए, और इस केस में, ऐसे केसेस में आप में ईर्ष्या पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है। इन तीनों चीज़ों के रहते इंसान कभी सफल नहीं बन सकता है। सफल वही बन सकता है जो ज़िंदगी शांति से जीता है, प्रेम से जीता है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं। वो बिल गेट्स अगर ये सोचता, अच्छा उसने इतना पैसा अंबानी ने बना लिया, अरे कुछ नहीं। अंबानी ये सोचता, बिल गेट्स ने इतना पैसा कैसे बना लिया। तो ये चीज़ें अगर सोचते रह जाएगा तो काम कहाँ करेगा वो। थिंक ऑफ इट। मुझे याद है कि इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा था कि मेरे काम करने के दौरान या मेरे कहीं जाने के दौरान मेरे पॉकेट से या मेरा पर्स गुम हो जाए तो मैं पर्स के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि जितने देर में मैं उस गिरे हुए पर्स को उठाऊंगा या गिर जाता है तो उठाऊंगा, उतने में मैं उससे ज़्यादा उसमें रखे हुए पैसे से कहीं गुना ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। तो यही बड़ी बात होती है। ये बड़ी चीज़ें हैं कि हमें कर्म के ऊपर फोकस करना है। जो गुम हो चुका है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर उस गुम होने के बाद, ठीक है, पर मेरा जो कर्म है उस कर्म को करते जाए तो वो गुम हो रखा है वैसा फिर से आ जाएगा। हो सकता है वो गुम होने के बाद किसी के लिए बहुत कारगर साबित हो जाए। ठीक है, वो पैसा किसी के लिए बहुत कारगर साबित हो जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। तो ये सोच रखने, पॉजिटिविटी जो है बहुत ज़रूरी होती है। हर एक पहलू में सकारात्मक पक्ष जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हर एक चीज़ में नेगेटिव एटीट्यूड्स को पुट आउट। मैं सेकेंड आ गई, मैं सेकेंड आ गया, वो फर्स्ट कैसे हो गया, वो उससे पढ़ता था। ये सोचने पर सिर्फ और सिर्फ आपके मन में ईर्ष्या पैदा होगा। अरे आ गए, अगले एग्ज़ाम में देखेंगे, अगर और मेहनत, ये सोचिए अगर और मेहनत करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सोचना होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा, और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी। देखिए, अब ये एक पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, एक पति धर्म का पालन करना चाहिए। दोनों इस ईर्ष्या के मन में कब ये पालन करना चाहिए जो है इतना दृढ़ हो गया कि महात्मा गांधी अब हर हालत में पत्नी धर्म अपनी पत्नी से पलवाना चाहते थे कि तुम्हें एक पत्नी धर्म का पालन अवश्य ही करना होगा। ये ईर्ष्या का दोष उत्पन्न होने के बाद देख लीजिए किस प्रकार से इंसान की सोच, फितरत बदल जाती है। और ये गुण इनमें आ चुका था कि हर हाल में, ठीक है, और उसके लिए निगरानी, अब निगरानी रखने लगे, बीवी के ऊपर नज़र रखने लगे, किससे बात करती है, किससे नहीं बढ़ती, कहाँ जाती है, ये ध्यान रखने लगी। मतलब शक जो शंका होती है ना, शक, वो पैदा होना शुरू हो गया महात्मा गांधी के। अक्सर ये चीज़ें नकारात्मक, इसलिए महात्मा गांधी ने इन पहलुओं को अपनी किताब में जोड़ा है कि ऐसी ख्यालों के साथ आप में सिर्फ निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति ही उत्पन्न होगी, सकारात्मक शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आगे चलता हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इस पूरे पतित्व के भाव में।
हम लोग देखते हैं। चलिए, मुझे हमेशा यह जानना ही चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। वह चीज़ हमारे बीच दुखद झगड़े के जड़ बन गई। मतलब सोच लीजिए, मैंने पहले ही भी कहा ना, निगरानी रखना, कहीं जाए तो मुझसे पूछ कर जाए, किसी से बात करे तो मुझसे पूछ कर बात करे। ये विषय जो हैं कस्तूरबा बा और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों के बीच में उस उम्र में लड़ाई के कारण बनते थे। ठीक है, बिना अनुमति के कहीं भी ना जा सकना तो एक तरह की कैद हो गई। बात सही है। अगर भाई मुझे कहीं जाना है, मुझे अनुमति लेना है, अब अगर घर में वो व्यक्ति नहीं है तो कैसे अनुमति ले लूँ मैं? तो वो कैद है, स्वतंत्र ही नहीं है। ठीक है, वो अपने मन से फैसला नहीं ले सकता, ये भी कहना सही था। पर कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। पर कस्तूरबा बा जो है, इस प्रकार की कैद को वो कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। सेम उम्र की थी, वो भी स्वतंत्र ख्यालों की महिला थी, लड़की थी। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे ज़रूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों ही वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और मैं अधिक चिढ़ता। मतलब उस पर मैं प्रेशर डालता कि तुम्हें बिना नहीं जाना है, तुम्हें पूछ कर जाना है, इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पर प्रेशर बनाता था, दबाव डालता था, वो उतना ही स्वतंत्र ख्यालों के साथ उभर कर सामने आती थी और उतने ही स्वतंत्र ख्यालों के साथ वो अपने कार्यों को करती थी। और जितना वो स्वतंत्र ख्यालों से काम करती थी, बिना पूछे यहाँ वहाँ जाती थी स्वतंत्रता के साथ, उतना ही मुझे चिढ़ होता था। चिढ़, दुख नहीं, चिढ़ होता था। अगेन इस शब्द में, चिढ़ में जो है नकारात्मक शक्ति जुड़ा हुआ है। ठीक है, नकारात्मक शक्ति जुड़ा हुआ है। चलिए, मैं आगे आपके सामने जो आगे रखता हूं कहानी। चलिए, इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़। अब जिस प्रकार से क्या हो, दोनों के बीच में ये होना शुरू हो गया, दोनों के बीच में क्लासेस हो गए। अब क्लासेस हुए तो होता है ना कि हम उम्र में बातें होते, क्लास में हैं तो बात लड़ाई हो गई तो हम लोग बातें करना छोड़ देते हैं। तो इन लोगों में भी लड़ाइयों के बीच में बातचीत होना बंद हो जाता था। चूँकि ये बालक थे, कम उम्र के थे, तो इस प्रकार का होना तय था। चूँकि 13 वर्ष की उम्र में मैच्योरिटी नहीं आती है, बचपना होती है, और उस बचपना में इस प्रकार के स्वभाव तो उत्पन्न होते ही हैं। कस्तूरबा बाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। देखिए, इस वक्त ये लाइन अब के जब लिख रहे हैं तब की बात करते हैं महात्मा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में ये नहीं सोचें, वो अब सोच रहे हैं। जब इन्होंने बायोग्राफी लिखना शुरू किया तब कहते हैं कि उस समय अगर मैं अब सोचूं तो मैं उन्हें निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है, वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे। अब सवाल है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, मन में कोई किसी प्रकार की भाव नहीं है, गंदी भाव नहीं है, पाप नहीं है, उसे देव दर्शन के लिए जाने के लिए क्यों चाहिए किसी की परमिशन, आज्ञा क्यों ले वो। हाँ, पाप होता मन में तो जरूर बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों वो करे भाई? आप ही बता दो क्यों करे। थिंक ऑफ इट माय डियर, थिंक ऑफ इट। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं आप लोग की खुशी के लिए। चलिए, और आगे की कहानी में आगे क्या है, अगर मैं उस पर दबाव डालता हूं तो वह मुझ पर क्यों ना डाले। ये भी सही है कि मैं अगर दबाव डाल रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करना है तो वो मुझ पर दबाव क्यों नहीं डाल सकती है, वो भी डाल सकती है। यह तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब ये एक मैच्योर उम्र में हो चुके हैं महात्मा गांधी। जब इस किताब को लिखना, बायोग्राफी लिखना शुरू की, ऑटोबायोग्राफी, तब उन्हें समझ में आ रहा है ऑटोबायोग्राफी में, अपने जीवन में कोई की बातों को जब वो लिखना शुरू कर दिए हैं, ऑटोबायोग्राफी। आगे चलिए, आगे चलता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे क्या कहते हैं। उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था, लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। लेकिन ये उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे पतित्व अपने, मतलब कहते हैं ना कि मर्दानगी साबित करनी थी।
ठीक है, वही मर्दानगी। पर वे भी यहाँ पे अब लिखते भी हैं कि पाठक ये ना समझे कि हमारे जीवन में, कस्तूरबा और मेरे जीवन में कभी मिठास नहीं थी, ऐसी भी बातें नहीं है। हाँ, लड़ाई झगड़ा होती थी हमारे बीच में, बोलचाल भी बंद होती थी, मेरे अंदर मर्दानगी वाली फीलिंग भी होती थी, जोश भी होता था, लेकिन मिठास भी था हमारे जीवन में, प्रेम भी हमारे जीवन में रहा है। मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे, मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े, और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहें। देखिए, ये विचार थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि देखिए, इनका जो है प्रेम ही मेन कारण रहा है, जो भी द्वंद्व रही हैं। इनकी सोच ये थी कि वो अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बना के रखे। आदर्श पत्नी बना के रखने का मतलब है कि वो स्वच्छ रहे, ठीक है, जो मैं सीख रहा हूँ वो भी सीखे, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी पढ़े। तो इस प्रकार की भावनाओं में महात्मा गांधी जो ओत प्रोत रहते थे कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये थोड़ी सी पतित्व वाली कहानी निकल कर आती है। कस्तूरबा में यह भावना थी या नहीं, इसका मुझे नहीं पता। ये अपनी बात में उन्होंने कहा कि मैं जो ये फीलिंग रखता था, लेकिन ऐसी कोई भावना कस्तूरबा में रही है ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी उनसे पूछा ही नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती, और मेरे साथ तो कम बोलने वाले थी। देखिए, कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित महिला थी। महात्मा गांधी ने निरक्षर शब्द का प्रयोग किया है, पर स्वभाव जो है उनका बहुत सीधा सरल था। स्वतंत्र ख्यालों वाली महिला थी, मेहनती थी, और मेरे साथ बहुत कम ही बोलना होता था, ठीक है। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इसमें मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरे विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था, और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से होता है, वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं होता। देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी ये भी गलती महसूस करते हैं कि कभी मैंने इस बात पर जोर दिया ही नहीं कि जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसे तुमको भी, कस्तूरबा को भी पढ़ना चाहिए, उसे भी शिक्षित करना चाहिए। और मैंने कभी इसका प्रयास भी नहीं किया कि उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्रदान करूं, ठीक है। मैं अपनी स्त्री के प्रति विषाक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते, मतलब पढ़ाई शाला विद्यालय में आते रहते थे। कब रात पड़े और कब हम मिले, यह विचार बना ही रहता। वियोग असहाय था, मतलब मिलन दोनों एक दूसरे, मतलब कि महात्मा गांधी अपने कस्तूरबा से मिलने के लिए व्याकुल भी रहते थे। विद्यालय में भी होते थे तो इनकी जो महत्वाकांक्षा होती थी, एक कब हम घर में हो, रात हो, तब एक साथ हम लोग बैठकर आपस में बातें करें, मिले। मतलब विरह जो दिन भर अलग रहते थे, वो थोड़ा असहाय, नई विवाह के बाद वैसे ही विरह जो है असहाय ही होती है। अपने कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबा को जगाए ही रहता, मतलब बातें ही बातों में कुछ वैसी इधर उधर की बातें करके उसे सोने नहीं देता था, जगाए रहता था, कहानियाँ सुनाता रहता था। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता ना होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप, मतलब मौत के मुंह में। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार मुझ में जो है कर्तव्य परायणता ना होती, अगर मुझ में कर्तव्य के प्रति, कर्म के प्रति अगर मैं संकल्पित नहीं होता, तो शायद जो है मैं मौत के मुंह में चला जाता। मतलब जो मौत के मुंह में नहीं, मर नहीं जाना, ठीक है, मौत के मुंह में जाने का बोध यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन होता है एक बोझ बनकर रह जाता, जीवन में कभी भी मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाता। ये चीज़ें हैं। सवेरा होते ही नित्य क्रम में तो लग ही जाना चाहिए, किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के साथ मैं बहुत
से संकटों से बचा हूँ। मतलब इन्होंने ये भी कहते हैं कि सवेरा होता था तो सुबह उठने के बाद नित्य दिन के कार्यों में लग जाता था, जैसा कि होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद अपने नित्य दिन के कार्य करने चाहिए, तो वो चीज़ों में लग जाता। धोखा मैंने किसी को मुझसे दिया ही नहीं जाता, मैं दे ही नहीं पाता। मैं लिख चुका हूँ कि कस्तूरबा निरक्षर थी, उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती। देखिए, इच्छा थी महात्मा गांधी की कि कस्तूरबा पढ़े, लेकिन मेरे अंदर जो विषय वासना थी, विषय वासना, उसके कारण मैंने इस इच्छा को, अपने मन की इच्छा को दबाए रह गया। एक तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल थी। अतः मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल रहे। जब मैं विषय की नींद से जागा तब तक सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था। देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं कस्तूरबा को पढ़ा सकूं, लेकिन पढ़ाने का कार्य भी तो रात में ही हो सकता था, क्योंकि जो सामाजिक परिदृश्य उस समय जो है काठियावाड़ा का दिखता था कि लोग जो है घूंघट में होते थे, और दिन में तो सबके सामने अपनी पत्नी की तरफ आंखें निहार कर देखना भी शर्म लगता था। और उस समय की जो रीति रिवाज थी, उन रीति रिवाजों के लिए बड़े कठोर शब्द महात्मा गांधी ने जो घूंघट वाले जो प्रथा के, पर्दा प्रथा के बारे में कहा, बड़ा कठोर शब्द यूज किया है। जंगली कहा है, ठीक है, निकम्मा कहा है, क्योंकि वाकई ये इंसान को कैद करने वाली प्रथा थी कि आप घूंघट के बाहर चेहरा नहीं रख सकते, दिखा नहीं सकते। अरे भाई, घर के दहलीज में भी घूंघट किस काम की। घर में कौन दुश्मन आ चुका है जो आपका चेहरा देख लेगा, और चेहरा देखने के बाद आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए जंगली और निकम्मे जैसे शब्द का प्रयोग जो है पर्दा प्रथा के लिए महात्मा गांधी ने किया है। लेकिन जब भी जितना भी प्रयास उन्होंने पढ़ाने का किया, जिसमें सफलता महात्मा गांधी को नहीं मिली, वो निसफल रहे। और जब तक इन्हें जो है इनके विषय नींद से जागा है, तब तक सार्वजनिक जीवन, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन से निकलकर ये सार्वजनिक जीवन में लोगों को, पूरे भारत को अपना चुके थे, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन में तो सिर्फ अपने आप के बारे में पर्सनल रहता था, सार्वजनिक सब के लिए हो गया। तो उस वक्त तक कह लीजिए कि ये बहुत कुछ खो चुके वाली कहानी में थे, और वो उस सार्वजनिक जीवन में आने के पश्चात जो है कस्तूरबा की शिक्षा के ऊपर फोकस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए अधिक समय देने की स्पिरिट, मतलब अब सार्वजनिक जीवन में आ गए थे तो फिर कस्तूरबा को अधिक से अधिक समय मिल नहीं पाता था। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने में के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए कि मैं एक शिक्षक रख दिया कि वो आकर पढ़ा के जाएं, वो भी व्यर्थ ही रहा, काम नहीं आया। यही कारण है कि आज कस्तूरबा की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज जब जीवनी मिलेगा कि आज वर्तमान समय की बात करूं तो अधिक से अधिक कस्तूरबा जो है एक पत्र लिख सकती हैं और हल्की फुल्की गुजराती भाषा जो है समझ सकती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित ना होता तो आज यह विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, इन्होंने साफ कहते हैं कि मेरा प्रेम जो कस्तूरबा के लिए रहा है, वो प्रेम जो है दूषित रहा है। अगर मेरा प्रेम शुद्ध होता तो मैं कस्तूरबा को शिक्षित करने में मुझे कामयाबी अवश्य मिल जाती, परंतु मेरा प्रेम जो है दूषित रहा है। इस वजह से मुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकी, कस्तूरबा को मैं शिक्षित करने में नाकामयाब रहा हूँ। यों पत्नी के प्रति विषाक्त
ठीक है, होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ। एक और भी बताने लायक है, सैकड़ों अनुभव के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुँच सका कि जिसकी निष्ठा सच्ची है, जिसकी उसकी रक्षा स्वयं भगवान करता है। दूसरी एक और घटना की बात ये करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि जिसकी निष्ठा सच्ची हो, ठीक है, भक्ति सच्ची हो, उसकी रक्षा भगवान करता है, ये समझ लीजिए। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उससे मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। ये भी कहते हैं कि हिंदू समाज में अगर बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं हैं तो उससे मुक्ति दिलाने वाले भी रिवाज भी हैं। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ नहीं रहने देते, बाल पत्नी के आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक छुटपुट मिलाकर कुल 3 साल में से अधिक समय तक साथ नहीं रहे। मतलब साथ देखिए 13 साल की उम्र में देखिए, कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि यहाँ साफ कहा कि जिसकी निष्ठा सच्ची हो उसकी सहायता उसकी रक्षा भगवान करता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल विवाह ठीक है, हिंदू समाज में बाल विवाह है, पर कुछ ऐसे भी रिवाज हैं जो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने का काम कर रही थी। ठीक है, ये कहते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में शादी तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि 13 वर्ष की उम्र में हम हमेशा मिलते जुलते ही रहते थे। 13 से 19 वर्ष की उम्र तक जो है छुटपुट इनकी मुलाकात होती रहती थी, यदा कदा इनकी मुलाकातें होती रहती थी, यदा कदा इनके बीच में बातें हुआ करती थी। तो ये चीज़ें हैं जिसका ख्याल माता पिता रखते थे कि उन छोटी सी नन्ही उम्र में दोनों के बीच में अधिक घनिष्ठता ना बने। ठीक है, क्योंकि वो एक उम्र होता है, टीनेज जो है इस प्रकार का उम्र है जहाँ पर जीवन को अलग आयाम दिए जाते हैं और कह लीजिए कि शारीरिक बदलाव भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान माता पिता अवश्य रखते थे और कच्ची उम्र में जो है गलतियां ना उत्पन्न हो जाए, इसका भी वो लोग पूरा ख्याल रखते थे उस समय। तो यही बात हमारे समझ के 6-8 महीने साथ रहते, इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। देखिए, कुछ समय तक ससुराल में कस्तूरबा रही 6-8 महीना, फिर उसके माता पिता आकर ले चले गए, और जब ले जाते थे तो बुरा तो लगता था, लेकिन यही रिवाज जो हैं दोनों को बचाए रखा है। ठीक है, दोनों को बचाए रखा है। फिर तो 18 साल की उम्र में विलायत गया, जिससे लंबे समय तक सुंदर वियोग रहा। फिर 18 वर्ष की उम्र में जो है ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो उस उम्र में बैरिस्ट्री की पढ़ाई समय में इन्हें वियोग सहना पड़ा, अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा है। विलायत से लौटने पर हम करीब 6 महीने साथ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच आता जाता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। तो इस बीच में जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने पर 2 जगह इनकी बैरिस्ट्री इन्होंने शुरुआत किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में और राजकोट में। दोनों जगह इनकी वकालत सुनी, लगातार इनका आना जाना होता था, तो भी जो है बहुत दूर रहना होता था। और इसी बीच में चूँकि इनकी वकालत बॉम्बे और राजकोट में नहीं चली थी, तो दक्षिण अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने बुलावा भेज दिया कि आप हमारे फर्म के लिए आके काम करें। जब वो वहाँ चले गए, तो इस प्रकार से इनकी जो पतित्व की जो भावनाएं इनके मन में आई कि एक पत्नी धर्म और एक पति धर्म की जो मीनिंग था, जिसके वजह से इनके मन में ईर्ष्या पैदा हुआ, इन्होंने बहुत साफ शब्दों से अपने जीवन अपने अनुभव को आपके सामने रखा है, और इन्होंने उस पर भी अपनी गलतियों को इन्होंने साफ रूप से स्वीकार भी किया है कि मैं क्या गलती कर रहा था, क्यों मुझ में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो रही थी। और बाद में जब ये पुस्तक लिख रहे थे तो उन्होंने ये कबूला भी है। ये आज का जो पार्ट है वो पतित्व की पार्ट थी, लेकिन इसके बाद जो हिस्सा आने वाली है 5वीं एपिसोड में, वो है उनके शैक्षणिक जीवन, हाई स्कूल में उनका जीवन कैसा रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी का हाई स्कूल में कैसा जीवन रहा है, उनके दोस्त कौन थे, उनके
शिक्षकों के साथ उनके संबंध कैसे रहे हैं, या व्यक्तिगत रूप से वो कैसे पढ़ने में कैसे बच्चे रहें, इन सभी की जानकारी हमें मिलेगी 5वीं एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा, सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी की जीवनी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और बहुत ज्ञान भी दे सकती हैं, और काफ़ी ज्ञानवर्धक है यह एपिसोड या सीरीज। देखना एक मत भूलिए, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है और इनकी फिलॉसफी को आप समझने में कामयाब हो जाते हैं तो ये फिलॉसफी आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। सुनते सुनते कई ज्ञान की बातें आप समझ जाओगे, सुनते सुनते कई ज्ञान की बातें समझ जाओगे, और वक्त वो आएगा जब सफलता के प्रखर पे चढ़कर विजय पताका लहराओगे। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे आज्ञा दे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे कमेंट करना ना भूलें कि आपने देखा है, आपको कैसा लगा है। आपका राय हमें मिलना चाहिए और आपकी राय से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन बाय बाय, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, that's my request.